नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मीर और मैं हूं डिम्पी कालरा। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी शायद किसी को यकीन भी नहीं होगा। कल शाम का जाओ फ्यूचर्स का आंकड़ा, कल भारतीय बाजारों की क्लोजिंग और आज यूएस मार्केट से मिल रहे संकेत और एसजीएक्स निफ्टी की जो आंकड़े हमको दिख रहे हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है अब घंटों के हिसाब से सोचिए, अब दिनों का भी फेर खत्म कर दीजिए। आजकल तो कैलकुलेशन होगा। और एक और चीज़ है, वो आपको दिन में नहीं बल्कि रात में भी जागना होगा, क्योंकि यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है ये भी देखने के लिए आपको रात को भी जागना पड़ सकता है। क्योंकि कल जो मीर हुआ ना यूएस मार्केट्स के अंदर, वो तो बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब आप 500 पॉइंट के फ्यूचर्स लेके चले, उसका 750 पॉइंट की टोटल रिकवरी, 1.5% उनका बाजार चला, हमारे बाजारों को पुल बैक मिल गया। ये तो अब था अपने आप में एक बिल्कुल अलग सी कहानी थी। देखिए, ये एक तरीके से अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है, देखिए आज के जो पहले तो की ट्रिगर्स है ना, उनको एक बार देख लेते हैं। तो एक तो डाउ में जिस तरह की 750 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है, ये अपने आप में आज सुबह अगर आप एशियन मार्केट्स को देखें या फिर एटलीस्ट एसजीएक्स को देखें तो इसमें जान फूक रहा है। और इसी के चलते एसजीएक्स निफ्टी 1.5% ऊपर है। आज आरबीआई की पॉलिसी है, जाहिर सी बात है कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, कमेंट्री में जो स्टांस होगा उस पर नजर रहेगी। आज एनसीएलटी में 2 बड़ी सुनवाई भी है। तो अब ये तो हो गया आज का सेटअप। अब ये जो आप बात कर रहे थे कि कल सरप्राइज देखने को मिला, मैं तो एक्चुअली बड़ा खुश हूँ इस सरप्राइज से। और वो इसलिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो मार्केट्स की मैच्योरिटी है उसे इंडिकेट कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि देखिए, आपको नॉर्थ कोरिया के केस में भी क्या हुआ था पिछले साल, अगर आपको याद हो, शुरू में मार्केट बहुत रिएक्ट करता था, लेकिन उसके बाद ये होता था कि धीरे धीरे मार्केट्स स्टार्टेड टेकिंग इट इन स्ट्राइड कि ठीक है यार, अब ये तो हर दूसरे दिन मिसाइल फायर करेंगे, हम कब तक रिएक्ट करते रहेंगे उस पर। अब ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है ना, वो ट्रिगर भी वैसा बनते जा रहा है। अब ये सभी को पता है कि इसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान आएगा, कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे, कभी यहाँ से ड्यूटी लगेगी, कभी वहाँ से ड्यूटी लगेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसीलिए कल आप यूएस में मार्केट्स में अगर देखें तो सेकेंड हाफ में जो फोकस था ना, वो अर्निंग्स पर बढ़ा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कल एक बड़ी स्टेलर रिकवरी देखने को मिली है। एक बार यूएस मार्केट्स की हाइलाइट्स संदीप से समझ लेते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट्स की आज की स्ट्रैटेजी पर आते हैं। बताइए संदीप। शुक्रिया मीर। देखिए, अभी डिम्पी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको रात को भी जागना पड़ेगा, और अगर आपको रात को जागना है ना तो 3 चीज़ें देखिए। TTF, ये TTF है क्या? ये 3 बड़ी चिंताएं थी बाजार की, और अब एक साथ कहीं ना कहीं सुलझती हुई दिख रही हैं। एक तो है ट्रंप, वो क्या बोलते हैं या तो फिर क्या ट्वीट करते हैं, दूसरा ट्रेड वॉर, और तीसरा फेड। और तीनों चीज़ें आप देखिए, आप कहीं ना कहीं राहत या तो फिर एक रिकवरी की ओर इंडिकेट कर रही हैं। कल जो ट्रंप ने ट्वीट किया, पहले आपको वही बता देते हैं जिस वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट्स में रिकवरी शुरू हो और इतने बड़े जो लो लेवल से जो गेन्स है वो बनते हुए दिखे। देखिए, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ किसी भी तरह के जो ट्रेड वॉर है वैसी स्थिति में नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि करीब 500 अरब डॉलर के आसपास का है, उसको लेके ज़रूर चिंतित हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसका भी हनन हो रहा है, करीब 300 बिलियन डॉलर के आसपास की चिंता वो भी है। उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, उसको लेके कदम उठाएंगे, वो बहुत बड़ी चिंता है हमारे लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर जैसी स्थिति में है और ट्रेड वॉर हमने छेड़ दिया है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा सिग्नल था मार्केट्स के लिए कि जो ट्रेड वॉर की चिंताएं थी कि अब ट्रेड वॉर हो जाएगा, जिससे दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है उसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, इनके बीच में जो कारोबार है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में कारोबारी रिश्ते बदलते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे देशों के ऊपर भी देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें, रॉयटर्स के हवाले से खबर ये भी आई है कि ट्रंप ने अपना जो स्टैंस है उसे भी थोड़ा सा नम किया है। वो क्या है, कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड वॉर जैसी स्थिति में नहीं है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं चाइना के साथ। बेसिकली अपनी जो दिक्कत है वो उसे सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरी ओर आप देखें, कल जो सेंट लुई फेड प्रेसिडेंट है, उनकी ओर से ऐसे बयान निकल के सामने आए कि अब फेड को यहाँ से और ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फेड का जो महंगाई का टारगेट है उसके नीचे ही महंगाई है, और महंगाई को टारगेट करने के लिए ब्याज दरें अगर बढ़ाई जाती हैं तो उसके पक्ष में वो नहीं है। तो उसको लेकर भी बाजार कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखा। और दूसरी ओर जो यूएस में आंकड़े आ रहे हैं वो भी सपोर्टिव है। कल निजी क्षेत्र के आंकड़े आए, जो नौकरियों के आंकड़े थे वो अनुमान से ज़्यादा नौकरियां इंडिकेट कर रहे हैं। और कल यूएस में सरकारी नौकरियों के आंकड़े आने हैं, तो वो अपने आप में दर्शा रहे हैं, ये जो प्राइवेट सेक्टर के आंकड़े हैं, कि सरकारी जो रोजगार के आंकड़े आएंगे वो भी मजबूत रहेंगे। तो ये कुछ मुख्य वजह हैं जिस वजह से आप देखिए लो लेवल से कल शानदार रिकवरी यूएस के मार्केट में देखिए। अच्छा एनालिसिस आप करके बता रहे हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान, साथ ही ये जो रोजगार वाले आंकड़े हैं, और इसके अलावा फेड का बयान, ये सब कुछ अहम है। ट्रंप ने एक्चुअली कल बोला क्या ट्वीट के जरिए, जरा आप हिंदी में उसका कन्वर्जन देखिए। चीन के साथ अभी कोई ट्रेड वॉर नहीं है, ये कल उन्होंने ट्वीट करके बोला।
उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई हम कई साल पहले ही हार चुके हैं चाइना से, क्योंकि कुछ बेवकूफ और अयोग्य लोगों ने यूएस का प्रतिनिधित्व किया और अब चीन के साथ व्यापार घाटा करीब 500 अरब डॉलर का सालाना हो चुका है। साथ ही 300 अरब के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट में बकायदा लिखा कि युद्ध तो हम काफी पहले ही हार चुके हैं। अब हम नहीं चाहते ये स्थिति वापस जारी रहे, इसलिए सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहे हैं और अपने देश के बारे में सोचते हुए जो कदम उठा रहे हैं वो कर रहे हैं। जिसको जो सोचना हो वो समझे। मीर ये यूएस मार्केट्स के अंदर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने समझा, रिकवरी भी आई। आज इंडियन मार्केट्स में इसका रिएक्शन कैसे आएगा? आज रणनीति क्या बनाई जाए? देखिए, आपको याद होगा कल हमने क्लोजिंग में यही बात की थी कि कल जो गिरावट थी ना, उसके लिए भारतीय बाजारों को दोष देना सही नहीं था। और वो इसलिए क्योंकि कोई दोष ही नहीं था हमारा। तो इनफैक्ट बुल्स लग रहा था कि बुल्स कंफर्टेबली थोड़ा कंट्रोलिंग सिचुएशन में आ रहे हैं और सडनली देन यू हैव समथिंग लाइक दिस कि जिसके चलते सारे मार्केट्स ने रिएक्ट किया, हमने भी किया। लेकिन आज एक नया दिन है। अच्छी चीज ये है कि जहां से ये शुरू हुआ था उस मार्केट ने भी अच्छा रिएक्ट किया, यानी कि यूएस मार्केट ने। तो कम से कम वो एक रिलीफ है आपके लिए। और इसीलिए आप देखिए, अभी भी एक वो जो 10,300 वाला आंकड़ा है ना, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए, 10,300 वाले आंकड़े पर। और वो इसलिए क्योंकि वही मोमेंटम परसों के मार्केट में देखने को मिला था। तो आपको आज के मार्केट के लिए रणनीति बनानी है ना, तो बेहतर तरीका यह है कि आप कल की बजाय परसों के बाजार को देखें। परसों इंडियन मार्केट में बिहेवियर क्या था? बुल्स ने सेकेंड हाफ में आकर एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया मार्केट में। आज भी मार्केट कोशिश करेगा कि इसी तरह का मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो। हाँ, ये जरूर है कि कल एक चीज जो कि डिस्टर्बिंग थी थोड़ी बहुत, वो ये थी कि कल वो जो खुला ना मार्केट 10,274 के आसपास, उसके बाद इसने पूरी कोशिश भी नहीं की जी जान लगा के कि एक बार के लिए कम से कम 10,300 को हिट करे। वो मतलब उससे पहले ही उसने वो छोड़ ही दिया था। 10,285 तक भी ये नहीं गया, जो कि इसका 200 डे। लेकिन मीर, कल की क्लोजिंग और आज के 10,300 के जो लेवल बता रहे हैं उसमें गैप काफी है, करीब 125 पॉइंट का गैप है। यही आज भरेगा या फिर इसको तोड़ने की प्रोबेबिलिटी भी हो गया? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आज अगर ये भर भी जाता है ना गैप, तो भी बुरा नहीं है बुल्स के लिए। अब वो उसके ऊपर कितना निकलेगा, बिकॉज देन यू गेट इनटू दैट जोन 10,325, 10,350 का दायरा ऐसा है जहां पे जाके थोड़ा हो सकता है बुल्स का भी स्ट्रेस बने, जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रेच हो जाएगा मार्केट थोड़ा सा। तो इस तरह के पुल बैक पे हम ट्रस्ट करें या फिर ये है ऐसा ही हो सकता है वापस भी आ जाए हम नीचे? क्योंकि 350 पे रेजिस्टेंस भी है। प्रोबेबिलिटी तो है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली सारे ही मार्केट्स इस जोन में हैं। अब कल यूएस जब शाम को जब हम डाउ फ्यूचर्स देख रहे थे या फिर जिस तरह से यूएस मार्केट्स खुले थे, कौन ये कह सकता था कि इतनी रिकवरी आएगी? तो वो यू हैव टू लिव विथ इट, क्योंकि ये रहने वाला है वॉलेटाइल। लेकिन हाँ, डे टू डे बेसिस पे अब जैसे आज के लिए कम से कम ये डर नहीं है, जो कि कल क्लोजिंग में हमें लग रहा था कि कहीं कल 10,100 नहीं टूट जाए और कहीं कल 10,040 का सपोर्ट भी टेस्ट नहीं हो जाए और कहीं कल 10,000 तक मार्केट फिसल नहीं जाए। एंड ऑफ द डे अगर आप देखिए तो इस समय मार्केट में 10,000 की पुट्स पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है और 10,300 और उसके बाद सीधा 10,500 की कॉल्स पर सबसे ज्यादा इस समय कॉन्सेंट्रेशन है मार्केट का, या फिर बिल्डअप है। तो 10,300 के ऊपर अगला लेवल जो मार्केट के दिमाग में प्ले कर रहा है वो 10,500 का, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटली हो जाए। उसके बीच में ये चीजें आती रहेंगी जिसको आपको भुनाना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ मार्केट का यूएस से मिलेगा, सेकंड हाफ पॉलिसी से मिलने वाला, उसका कुछ असर होगा आज बाजार पे पॉलिसी का? देखिए, जैसे कल हमने बात की थी, पॉलिसी का असर बस इतना है कि कोई ड्रास्टिक चेंज अपने स्टांस में नहीं होना चाहिए आरबीआई की तरफ से। एज लॉन्ग एज दैट डजंट हैपन, पॉलिसी में कुछ नहीं होने वाला है, ये सबको पता है। एंड फ्रैंकली अब लोगों ने आरबीआई से ज्यादा उम्मीद करना छोड़ भी दिया है, एटलीस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने। आपको याद ही होगा पिछली पॉलिसी में हम ही बैठे थे और आपको याद होगा कि पॉलिसी के बाद मार्केट 10 और 15 पॉइंट रिएक्ट कर रहा था। बिल्कुल, ये खैर रिएक्शन दिख भी रहा था और ये पोल में भी समझ आ रहा है कि कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कहने को तैयार कि इसमें कोई बदलाव होगा। 100 के 100% एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस समय कुछ नहीं होने वाला इस पॉलिसी के अंदर। हाँ, कुछ एक आंकड़े हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसपे आज जब आरबीआई के गवर्नर बोलेंगे ना, तो इसका हम एनालिसिस जरूर करेंगे, क्योंकि ये असर बाजार पर डाल सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस बीच राजेश सतपुते मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी व्यू ले लेते हैं, उसके बाद FISDS के आंकड़े को भी हम चर्चा करेंगे। राजेश, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज हमारे पास ओपनिंग में अच्छा ट्रिगर है, दोपहर बाद एक और ट्रिगर पैदा हो जाएगा जो कि आरबीआई की पॉलिसी का है। इन बिटवीन, इन दोनों को मिला के क्लब करते हुए आज की मार्केट की रेंज क्या दिखती है आपको?
गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे जो मीर जी कह रहे थे उससे मैं बेहद सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली गैप अप के साथ ही खुलेगा, पर एट द सेम टाइम 10,300 पे एक थोड़ा सा हर्डल रहेगा। 10,300 के बाद 10,500 इज इमिनेंट, जो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए कल जो सेल ऑफ आया ग्लोबल पीयर्स के, ग्लोबल क्यूज के साथ साथ, उसके चलते मुझे लगता है कल एक बेयर ट्रैप हुआ है, और अगर ये बेयर ट्रैप है तो मुझे लगता है 10,300 भी आगे चल के आसानी से निकल आएगा। हम क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे बायस जो है पॉजिटिव रहे। ज़्यादातर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ही खेल रहे हैं कि जहाँ पे हमें कंफर्ट मिलता है, जहाँ पे बीटा भी थोड़ा लो है, जहाँ पे चॉपीनेस थोड़ा कम रहेगा। इस हिसाब से हम क्लाइंट्स को एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स एक काउंटर है, आपके चैनल पे भी शेयर किया था, फार्मा। सो मोटा मोटी दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। निफ्टी में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन व्यू बेस्ड काम हो रहा है कि ओके इस लेवल के, जैसे कि कल सबको पता था कि 10,000 के नीचे टूटेगा तो ही जाके फिर थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं लगता। उसके लिए थोड़ा सा मैं एक एडिशन करना चाहूंगा। डिम्पी देखिए, हमने लगभग 1,200 पॉइंट का करेक्शन आज तक निफ्टी में दिखा है फ्रॉम रिसेंट हाइज। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 4,000 पॉइंट का करेक्शन है। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज ये जो पहला लेग होता है करेक्शन का, एक सब्सटेंशियल हुआ है, और यहाँ पे डाउन साइड इमीडिएट मुझे नहीं दिखता। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखे तो बेहतर है। लेवल्स के तौर पे अगर बात करना है तो निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म चार्ट है यानी डेली चार्ट है, वहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन दिखता है। 10,200 का नेकलाइन है और इसका टारगेट बनता है 10,400 के आसपास, लेकिन 10,300 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है 10,400 नहीं 10,500 तक भी निफ्टी जाएगा। ठीक है, तो आज का टारगेट 10,300, इसको पहले हम देखेंगे, उसके बाद नई रणनीति बनाएंगे। आप और हम तो यहाँ चाहें पूरा दिन, तो 10,300 तो ध्यान रखेंगे, उसके बाद 300 के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले एक बार बाजार खुल जाए, खुलने के बाद ये लेवल आ जाए, उसके बाद समझेंगे। लेकिन आज की रणनीति, आज का निशाना 10,300 पे लगेगा। अब इसके बीच में शेयर कौन कौन से हैं जो चलेंगे या जिससे कमाई होगी, आपको इंतजार होगा। खत्म कर देते हैं आपका इंतजार। रजत बताएं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, पहला शेयर है BSE लिमिटेड, जिसमें IDBI कैपिटल का टारगेट है 820 आज के लिए, और 790 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दीपक फर्टिलाइजर कल के सत्र में भी एक्टिव था शुरुआती ट्रेड में, और हो सकता है आज भी इसका जो सेटअप है तेजी का ही ये कैंडिडेट है। 318 के लक्ष्य के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 297 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको आज के ट्रेडिंग सत्र में लगाना है। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज, इनकी 2 कॉल्स आई हैं और दोनों खरीदारी की हैं। पहला है कैडिला, जिसमें टारगेट दे रहे हैं 420 का, और 379.3 का एक स्टॉप लॉस कैरी करें। और जेट एयरवेज, इनकी बाय कॉल है। इनफैक्ट ये लगातार बुलिश है जेट एयरवेज पे, और ये पोजिशनल कॉल है जिसमें टारगेट 665 का दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 592 का कैरी करना होगा। ये एक पोजिशनल कॉल है, मैं पहले ही बता दूं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज, बजाज फाइनेंस पे आज के दिन का जो टारगेट समझ रहे हैं वो है 1890 का, और स्टॉप लॉस 1820 का लगाना होगा। और एक है इंडिगो, जिसमें आज का जो टारगेट है वो है 1445, स्टॉप लॉस 1360 का इस पे लगाकर चलना है। लगातार इस स्टॉक में तेजी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। इन्वेस्टर पॉइंट के रडार पर है रेपको होम। कल डेरिवेटिव सेटअप बहुत स्ट्रांग था इस काउंटर का। आज 616 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 592। और एक है आरके फोर्जिंग्स, रामाकृष्ण फोर्जिंग्स, जिसमें टारगेट दे रहे हैं ये 850 का, स्टॉप लॉस 815 का इस स्टॉक पे कैरी करना होगा। ठीक है, आज के बेहतर ट्रेड है। कल जब तान्या हमारे साथ मीर जुड़ी थी ना, तब हमको डाउट हो रहा था कि उन्होंने पता नहीं क्यों 5 BTST कॉल दे दी। आज लग रहा है कि देखिए जी बिजनेस के एनालिस्ट की सोच कितनी सुलझी हुई है, कितनी समझदार सोच है। कल के बाजार के इस तरह के पैटर्न में भी वो BTST कॉल्स थी, तो आज उन सबको भी बधाई होगी जिन्होंने कल BTST के कॉल्स को समझा होगा, कुछ ट्रेड लिया होगा और आज अपने सौदे पॉजिटिव में काटेंगे। उम्मीद तो है अच्छा ट्रेड आपको मिल जाए। और आज के सौदे भी नोट कर लीजिए, ये कमाई के सारे ट्रेड है। अच्छा राजेश, इस बीच आपकी तरफ से भी एक ट्रेड कन्विक्शन वाला चाहिए, एकेडमिक्स वाला नहीं, कन्विक्शन वाला चाहिए जिससे पैसा बनेगा। देखिए वैसे तो कन्विक्शन वाले बहुत सारे हैं, बट टू नेम अ फ्यू, मुझे लगता है टाटा मोटर्स इज़ वन काउंटर के जहाँ पे मेरा ज़्यादा कन्विक्शन है, जैसे मैंने शो के शुरू में भी कहा। देखिए टाटा मोटर्स अगर कल की बात करें तो कल टाटा मोटर्स में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा था, प्राइस भी अप था, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे 100 पॉइंट नीचे था निफ्टी, एट द सेम टाइम टाटा मोटर्स अप था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बेयर है वो दे आर ट्रैप एट द लोअर लेवल, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स बाय करें। अगर सुबह में 4-5 रुपीज़ में डिप मिलता है मे बी, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। योर स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर लाइक 340 पोजिशनली, और इसका जो टारगेट है मेरा 380 का है।
SGX निफ्टी 155 पॉइंट ऊपर है, 10,285 के लेवल पर। देखते हैं स्पॉट में क्या होता है, लेकिन हाँ, कम से कम संकेत अच्छे हैं। आज कई एशियन जो हैवी मार्केट्स हैं वो तो वैसे भी बंद हैं, तो इंडियन मार्केट्स के लिए एक तरीके से अच्छा ही है। ये अपने दम पर आज अच्छा रुझान दिखा सकते हैं। राजेश सतपुते तो हैं ही हमारे साथ। राजेश, जैसे आपने कहा कि निफ्टी पर ट्रेड करना मुश्किल है, स्ट्रैटेजी कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपके कौन से हैं? या मिहिर, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा लो बीटा सेक्टर अच्छा लगता है, और जहाँ पे बीटन डाउन है और जो ब्लू चिप है वहीं पे हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। थोड़ा मिड कैप फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कि बजाज ऑटो एक रिकमेंडेशन है ऑटो पैक में, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो बाय करना है अबाउट 2750, स्टॉप लॉस रहेगा 2675 का, एंड उसका जो टारगेट है 3100 का रहेगा। आउट ऑफ फार्मा मुझे औरोबिंदो फार्मा इन पर्टिकुलर अच्छा लगता है। औरो फार्मा इज अ बाय अबाउ 590 92 ऑड लेवल, स्टॉप लॉस रहेगा 575 का, और इसका जो टारगेट है मेरा वो छोटा टारगेट रहेगा एक 618 का, लेकिन 618 के ऊपर मुझे लगता है 660 तक का इसका मूव बाकी है। देन एडिंग वन मोर काउंटर, आई थिंक ACC लुक्स गुड टू मी। ओवरऑल सीमेंट पैक ने अभी भी पुल बैक नहीं दिया, विच इज जिसमें से ACC काउंटर है कि जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, सो वन कैन गो लॉन्ग इन ACC अबाउ 1540। जो स्टॉप लॉस है वो 20-25 पॉइंट का लगाना पड़ेगा, और टारगेट रहेगा 1620 का। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर सौदे हैं जो कि आपके राजेश ने आपको दिए हैं, अब इस पे ध्यान रखें। लेकिन खैर, आज खबरों के दम पर भी कई शेयर चलेंगे, चलते भी हैं और दिखते भी हैं। अंचल है हमारे साथ बताने के लिए। अंचल, बताएं, वो खबर भी बता दीजिए, साथ में उसका रिएक्शन भी बताइएगा कैसे मिलेगा। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत इंडिको रेमेडीज से करते हैं। कंपनी के लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि जो जापानीज रेगुलेटर है उसकी तरफ से एक्रेडिशन रिन्यूअल को मंजूरी मिल गई है। बेसिकली जापानीज जो रेगुलेटर है उन्होंने इसके API प्लांट की जो एक्रेडिशन है उसे 21 मई 2023 तक के लिए अप्रूव कर दिया है। तो ये एक अच्छी ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए, और उम्मीद की जा रही है आज यहाँ तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। GETND एक और काउंटर है जिसमें फोकस रखिएगा। कारण ये है कि रेलवे ने अल्स्टॉम और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करार किया है, लेकिन इस खबर पे GETND लेने का कारण ये है कि अल्स्टॉम TND को जब GE ने एक्वायर किया उसके बाद उसका नाम बदल के GETND कर दिया गया, और बात यहाँ पे हो रही है लोकोमोटिव कंस्ट्रक्शन को लेकर करार की, तो उसका कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन फायदा इस कंपनी को भी आता हुआ दिखेगा। बेसिकली जो करार है वो 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन और 1000 डीजल लोकोमोटिव इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं GETND पे नजर रखिएगा, ये आज एक्शन में रह सकता है। साथ ही नजर रखिएगा नैटको फार्मा पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव खबर है। खबर ये है कि कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है, टेरिफ्लुनोमाइड। ये दवा लॉन्च करने वाली देश की सबसे पहली कंपनी बनी है ये, और ये जो दवा है इसका इस्तेमाल सेलोरिसिस के इलाज के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे आज नैटको फार्मा के लिए लॉन्च काम करेगा। यहाँ नजर रखिएगा, यहाँ तेजी बन सकती है। टाटा कम्युनिकेशन पे एक खबर है डिम्पी। खबर यह है कल कैबिनेट थी, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कंपनी की जो अतिरिक्त जमीन है उसे ट्रांसफर करने का, और ये जमीन ट्रांसफर की जाएगी हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के अंदर। अब इस खबर में देखिए, अगर आप वैसे आकलन करें तो कंपनी से जमीन जा रही है, नेगेटिव इंपैक्ट होना चाहिए, लेकिन आज की बाजार तेज है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आज टाटा कॉम किस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा ट्रेड से पहले। अदानी एंटरप्राइजेस पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए भी। कंपनी को NHEI से, कंपनी की जो इकाई है उसको NHEI से 1140 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। और लास्टली HFCL, ये कंपनी एक नए कारोबार में उतरी है, डिफेंस कारोबार में कंपनी उतरी है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज रेडार के उत्पादन करेगी कंपनी, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करेगा HFCL के लिए। ठीक है, ये कुछ एक सौदे हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जरा आप शुरुआत ही कर लेते हैं नेटको फार्मा से। आप कह रहे हैं कि कंपनी ने पहली बार दवा को लॉन्च किया है, फायदा इसका जरूर मिलना चाहिए। तो जरा नेटको फार्मा के चार्ट भी आप देख लीजिए राजेश, आपको कितना ठीक लग रहा है? या डिम्पी, देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन है। बॉटम लगभग 700 के आसपास इसका प्लेस्ड है। 750 का इमीडिएट सपोर्ट है, यानी 763-64 के आसपास अगर बाय बनेगा तो स्टॉप लॉस 750 के नीचे होना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल रहेगा रफली 780 के ऊपर चला जाएगा तो इसका टारगेट जो अनफोल्ड होगा वो रहेगा 870 से लेकर 880 तक का। तो मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड इज इन फेवर ऑफ द बुल्स, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 750।
ठीक है, कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको दिखेगा, उसमें एक तरह अदानी ग्रुप के शेयर्स को भी देखना होगा आज के दिन, क्योंकि कल एकदम से तेज गिरावट हमको आती हुई दिखी थी अदानी एंटरप्राइज पे। आज खबर ये भी है कि उन्होंने NHAI से एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऑर्डर का बिड किया था, वो जीत गए हैं। ये छत्तीसगढ़ में बनने वाला है अदानी एंटरप्राइजेस का। एक बार इसका चार्ट पे देखिए, ये पुल बैक का कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, या फिर हमको छोड़ना होगा। इस तरह के जब कट दिखते हैं, कॉन्फिडेंस भी टूटता है और पैसा भी जाता है। ये पुल बैक का कैंडिडेट है आप राजेश, अदानी एंटरप्राइजेस? या डिम्पी, मुझे इन पर्टिकुलर लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। इसका जो ट्रेंड है वो एक क्लियरली बैड ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन जो कहते हैं आप। लेकिन इसमें इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो लगभग है 149 के आसपास। कल जो इसमें लास्ट में सेल ऑफ आया था, मुझे लगता है कि आज छोटा मोटा पुल बैक आएगा, बट वो पुल बैक सस्टेन नहीं होगा। दैट पुल बैक शुड बी यूज टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजिशन। मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर ये क्रैक करेगा 149 का लेवल, तो यहाँ से लगभग 15 से 20 रुपए का एक स्ट्रेट फॉल आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइजेस में कॉन्ट्रा लॉन्ग ना करे। स्लाइटली मैं यही कहूंगा हाई बीटा काउंटर है एंड बेरिश काउंटर है। अगर आप कॉन्ट्रा सोचना है अडानी ग्रुप में, तो अडानी पोर्ट थोड़ा बेटर लगता है। कल देखे, कल 120 पॉइंट निफ्टी नीचे था, लेकिन अडानी पोर्ट 8 रुपए ऊपर था। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट में मोमेंटम होना चाहिए। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा 400 के आसपास है। स्टॉप लॉस जो है वो 360 का रहेगा। मीर, आज से ना GM ब्रूअरीज के नंबर भी आ जाएंगे। तो वैसे तो आगाज इन्फोसिस के नंबर के साथ ही होता है, 13 तारीख को नंबर्स होंगे इन्फोसिस के, लेकिन ठीक उससे पहले GM ब्रूअरीज नंबर देगा। ये मार्केट्स में अब वो रिएक्शन भी देखने को मिलेगा जो नंबर्स का मिलता है। टिपिकली अच्छे नंबर आ गए 4-5 बड़ी कंपनी के, तो GM ब्रूअरीज इससे ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियली रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया है एंड ऑल, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन तो मिलेगा ही देखने के लिए। ऊपर से लिकर स्पेस में हमने वैसे भी पिछले पूरे क्वार्टर में एटलीस्ट प्राइस वाइज इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है, तो इस बार इंटरेस्टिंग होगा इनके नंबर्स को देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर, कम से कम 2 स्टेट्स हैं मेरे ख्याल से, जहां पर लिकर कंपनीज के लिए रेगुलेशंस भी बदले हैं, राइट फ्रॉम सेलिंग इट ऑन हाईवेज टू द ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो उस पर नजर रहेगी मेरे ख्याल से। बट या आई मीन लिकर स्पेस के लिए भी हम इसे कोई बेंचमार्क के तौर पर नहीं मान सकते। ठीक है, 1-2 शेयर और हैं, जरा BHEL को अभी और देखिए राजेश आप। हालांकि ये शेयर चल नहीं रहा, लेकिन न्यूज़ फ्लो पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा है। आज भी खबर इसके पास ये है कि इसको एक और ऑर्डर मिला है। ये किशन गंगा का एक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए कंपनी को 330 मेगावाट का एक्चुअली इन्होंने एक प्लांट शुरू ही कर दिया। ये ऑर्डर नहीं है, प्लांट शुरू किया, कल ऑर्डर था इनके पास। ये BHEL पे कुछ मूवमेंट मिलेगी इस बार, या फिर ये ठंडा ही पड़ा रहेगा? देखिए, इट्स अ पुल बैक कैंडिडेट, मैं यही कहूँगा, क्योंकि 105-106 के आसपास का इसका जो रिसेंट टॉप था वहाँ से 80 तक गिरा है। तो अगर ये पूरा जो करेक्शन है 25 रुपीज़ का, मुझे लगता है कि इसको ये रिट्रेस कर रहा है। इसका जो टारगेट रहेगा रफली रहेगा 90 से लेकर 92 तक का। तो अगर वो पुल बैक कैंडिडेट की तरह से आप उसको सोचो, तो मुझे लगता है कि खेलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर लाइक 82। जैसे मैंने कहा, टारगेट 92 से के आसपास रहेगा। अगर आप ओवरऑल कैपिटल गुड्स की बात करें, तो आप डिम्पी सीमेंस को भी देखना। मुझे सीमेंस इन पर्टिकुलर अच्छा लगता है एट दिस लेवल। 1100 के आसपास अगर डिप मिले तो डेफिनेटली इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 25 रुपीज़ का, और इसका जो टारगेट है वो मेरा जो रहेगा वो 1200-1210 तक का रहेगा। हमारे साथ सिद्धार्थ सिदानी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। 160 पॉइंट्स ऊपर SGX निफ्टी 10,291 पर। सिद्धार्थ, मॉर्निंग टू यू। अब देखिए, वॉलेटाइल तो है मार्केट, कल भी हमने देखा था अच्छा खासा ड्रॉप था, आज अच्छा पुल बैक आ सकता है, इसी तरह के संकेत SGX निफ्टी से भी है। जो बड़ी चैलेंज है ना, वो एक्चुअली ये है कि 10,300 के ऊपर निफ्टी कितना निकलेगा और कितने मार्जिन से कहाँ जाकर टिकेगा। उससे लेकर अभी भी मतलब कोई दायरा तोड़ने के मूड में नहीं है बाजार। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मीर जी। दायरा तोड़ने के मूड में नहीं है बाजार एक वॉलेटाइल फेज में है, एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ बहुत पॉजिटिव दिखेगी, कुछ न्यूज़ सडनली इम्पैक्ट करेगी मार्केट को। तो ओवरऑल अभी जो रणनीति अपनानी चाहिए वो है स्टॉक स्पेसिफिक। आप अगर ट्रेड आउट करने जाएंगे निफ्टी को यहाँ पे, तो थोड़ी मुश्किलों का, बहुत ही आपको मैच्योर ट्रेडर बनना पड़ेगा। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि ये बाजार में अक्यूमुलेशन का फेज है, क्योंकि हर एक फेज में आप अक्यूमुलेट करें अच्छी कंपनियां। आप अगर देखेंगे साल के अंत में
तो बहुत स्ट्रांग नतीजे आ सकते हैं, परफॉर्मेंस आ सकता है। थोड़ा सा संयम रखें, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, अप्रैल का महीना कंसोलिडेशन का है, ये ठीक है, कुछ शेयर्स चलेंगे, कुछ टूटेंगे, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट होगा, ये भी ठीक है, लेकिन साथ में ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आती हैं, उस रिपोर्ट के बेसिस पर भी शेयर में अच्छा रिएक्शन मिलता है। टाटा केमिकल एग्जांपल आपके सामने, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, कल की बात है। आज सिम्फनी को लेकर एक रिपोर्ट आई है, तो शुरुआत इसी से करें। एक तो सीजनल इफेक्ट भी है और संदीप ये शेयर अच्छा चलता भी है। सिम्फनी को लेकर क्या रिपोर्ट है आज? HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है डिम्पी, यहाँ पे उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है, बाय रेटिंग के साथ कवरेज है, और वो कह रहे हैं कि जो ब्रांडेड एयर कूलर्स हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, और वैसे भी देश में जो पावर की अवेलेबिलिटी है, जो बिजली घरों में पहुँच रही है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, उसका भी फायदा इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। और इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की तो बातचीत है ही है, जो कि इस स्टॉक को सपोर्ट करेगा। मल्टी ईयर ग्रोथ विजिबिलिटी नजर आ रही है, जिस वजह से ऊंचे वैल्यूएशंस भी सस्टेन करते हुए दिखेंगे। 2150 तक के टारगेट प्राइस आ सकते हैं, ऐसे HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, सिम्फनी के कूलर चलेंगे भाई, 2150 का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे, बिजली हर जगह पहुँच रही है तो कूलर भी पहुँचेंगे, ऐसा रीजनिंग में दी गई है। और ये अच्छा है, डिस्पोजेबल इनकम खर्च होगी कूलर्स पर तो लोगों को थोड़ा ठंडी हवा भी मिलेगी। 2150 का टारगेट। आगे बढ़ते हैं, जरा एक दो रिपोर्ट और आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जरा एस्टर DM पे क्या रिपोर्ट है, जरा ये भी बता दीजिए। यहाँ पे भी कवरेज इनिशिएटिंग रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, उन्होंने ये इनफैक्ट हाल की लिस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। उनका ये मानना है कि दो रीजन जहाँ ये ऑपरेट करते हैं, एक तो गल्फ कंट्रीज और दूसरा इंडिया, दोनों में जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग रही, तो इससे इनके जो यूटिलाइजेशन है वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और अगले 3 साल में 2017 से लेकर 2020 के दौरान उनका मानना है कि मार्जिन्स में 500 बेसिस पॉइंट यानी कि 5% तक के जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन वैसे भी अट्रैक्टिव है, तो स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। जो टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं डिम्पी, वो 213 रुपये प्रति शेयर के है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये तो खैर है, लेकिन मेरे को तो आज जो आपकी लिस्ट है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग IDFC की रिपोर्ट लग रही है ICICI बैंक पर। ये बताइए आप एक बार। इनफैक्ट मिहिर 3 दिन से लगातार अगर आप देखें ICICI बैंक को लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं, और मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि लंबी अवधि के लिहाज से जो ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक को खरीदने की राय दे रहे हैं। IDFC सिक्योरिटीज ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 390 का टारगेट प्राइस है। देखिए, वो खुद मान रहे हैं कि छोटी अवधि में हो सकता है कि स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहे, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से, खासतौर पर FY20 की प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए उतरना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे भी खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। देखिए, ये एक्चुअली ना कभी कभी क्या होता है, ब्रोकरेज हाउसेस बहुत सेफ रहते हैं कि वो लंबी अवधि में तो सब अच्छा ही होता है। अब कल क्या होगा ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन और ICICI में तो इस समय मैनेजमेंट को हम छोटी अवधि में निपट जाएंगे। ICICI में इस समय मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि कल क्या होगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से हर दिन ऑलमोस्ट एवरी डे आप अखबार उठाकर देखिए, एक नहीं तो दूसरा क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आ रहा है। इन सब के बीच इनकी लिस्टिंग हुई और उसमें भी कल हमने देखा कि गड़बड़ी हो गई लिस्टिंग में भी। ये ICICI बैंक में ना सिद्धार्थ, आपकी सलाह क्या होगी? बिकॉज देखिए, ये मार्केट ऐसा नहीं है, स्पेशली मोमेंटम उस तरह का नहीं है। वो पिछले साल की बात और थी कि घोड़े गधे सब एक साथ चल जाता था। ये साल काउबॉय बनने का साल तो नहीं है, कम से कम। बिल्कुल सटीक बात है, ये साल काउबॉय बनने का साल नहीं है। तो मैं मानता हूं कि अभी इसमें कोई अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हम मानते हैं कि इसको अवॉइड ही करें। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कह के कोई फायदा नहीं है, हम मानते हैं इसको अवॉइड करें। इससे काफ़ी बेहतर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं बाजार में, और वो भी बैंकिंग स्पेस में। उस पर ध्यान दें रादर देन लुकिंग एट ICICI बैंक शॉर्ट टर्म में क्या होगा या लॉन्ग टर्म में क्या होगा। अगर आपको देखना है, इंडसइंड बैंक जो रिटेल सेंट्रिक बैंक है उस पर ध्यान दे सकते हैं 1980 के टारगेट से। ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे भी साथ में साफ साफ लाइन लिखी है कि छोटी अवधि में तो शेयर में और गिरावट की आशंका है, तो क्यों एक्सपेरिमेंट करें शेयर के साथ, ICICI के साथ। छोड़ देते हैं, 1000 शेयर और हैं। सिम्फनी पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है आज चल जाए। एक खबर मॉनसून को लेकर HSBC ने भी छाप दी। कल जैसे स्काईमेट की रिपोर्ट आई, ब्रोकिंग हाउसेस ने भी अपनी रिपोर्ट छापना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट पे क्या HSBC की जो मॉनसून पे आई है संदीप, वो कह रहे हैं कि अगर मानसून सामान्य रहता है तो ये कृषि सेक्टर के लिए अच्छा है, और उन्होंने अपने स्टॉक जो टॉप पिक्स है वो बताए हैं। UPL, धानुका एग्रीटेक, PI इंडस्ट्रीज और बेयर क्रॉप साइंसेस, ये इनके टॉप पिक्स पहले भी थे, अब भी बरकरार हैं। उनका ये मानना है कि भारत में जो कुल बारिश होती है उसमें मानसून की जो बारिश है वो करीब 70% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है, और अगर ये रहता है तो कृषि सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। और ये 4 स्टॉक्स की लिस्ट उन्होंने बताई। अच्छा, ये जेफरीज पे जो रिपोर्ट आई ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जरा इसके बारे में बताइए। ये तो बाजार का राजा है।
बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है डिम्पी, और ये इसलिए है इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 790 रुपये का टारगेट प्राइस है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 3 तारीख को एक यूबीएस की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखी थी, 870 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था। खैर उन्होंने तो ये कहा था कि इन्होंने जो अपने प्राइजेस 1 साल के लिए और जो मेंबरशिप कंटिन्यू करी तो उससे इनके आरपूस गिरते हुए दिखेंगे। लेकिन आज जो जेफरीज की रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं कि इनके जो नतीजे हैं वो शायद कुछ ज़्यादा खास अच्छे ना आते हुए दिखें। महज 3% के आसपास की बढ़त इनके जो ईपीएस है उसमें देखने को मिलेगी, और Q4 में जो GRMs है, जो उनका मेजर सेगमेंट है, वहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। वैसे रिटेल और टेलीकॉम हो सकता है अच्छा प्रदर्शन करता हो दिखे, लेकिन अब जिस तरह से अगर रिफाइनिंग में कमजोरी आती है तो एक तो इनका ईपीएस और दूसरा फ्री कैश फ्लो को लेकर जो बाजार ने बहुत ऊंचे के अनुमान सेट कर रखे हैं वो शायद उतने ज़्यादा बढ़कर ना आते हो दिखें, तो वो एक अंडर परफॉर्मेंस का कारण हो सकता है जो कि जेफरीज अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर रहा है। देखिए एक्चुअली रिलायंस पर जो भी रिपोर्ट्स है ना वो ठीक है, बिकॉज वो तथ्यों के आधार पर है, तार्किक है। लेकिन रिलायंस के साथ ये भी है क्योंकि एक तो इंडेक्स का हैवी वेट भी है, तो वो सर्टन रिस्पेक्ट तो उसी वजह से, अपने वेटेज की वजह से भी कमांड कर लेता है। और दूसरा अब देखिए ना, दोनों ही जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जिस तरह का रीजनिंग दिया गया है, अब रिटेल और टेलीकॉम कारोबार में बेहतर प्रदर्शन संभव वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब बेसिकली इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर रिलायंस के फॉर्च्यून्स को बदल दे। जो GRM है उसमें कमी की जो आशंका है, बट फ्रैंकली अगर आप देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से रिलायंस ने GRM के आंकड़े पर भी रिएक्ट करना बंद कर दिया। वो अपने मोमेंटम में रहता है और उसी पर रिएक्ट करता है। तो 894 के आसपास, सिद्धार्थ आपको लगता है कोई बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रिलायंस पर आएगा? क्योंकि अगर वो है देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन निफ्टी ऑल्सो। डेफिनेटली, बट मैं नहीं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ा डाउनसाइड आ सकता है रिलायंस में, क्योंकि पेट कैम और रिफाइनिंग साइड ऑफ द बिजनेस जो है ये अभी भी मैं मानता हूं कि रेवेन्यू साइड पे और बढ़त दे सकता है, और जो डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्ट द पैट ऑल्सो। सो रिटेल और टेलीकॉम डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस है और वो मार्केट में बहुत हद तक डिस्काउंटेड है, बट अंडर परफॉर्मेंस की बात नहीं कह सकते क्योंकि रिलायंस कभी भी सरप्राइज दे सकता है। ठीक है, एक थोड़ा और हैवीवेट की बात बोल लेते हैं हिंडाल्को की, ये मेटल्स में है, जरा जेफरीज की रिपोर्ट इस पे भी है। संदीप ये क्या रिपोर्ट है? कॉल मेंटेन किया है डिम्पी और 309 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। देखिए इनकी यूएस की सब्सिडरी नोवेलिस, उसके पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। अब ये कह रहे हैं कि स्टॉक में जिस तरह से गिरावट हुई है हाल फिलहाल, उसके बाद जो जितने भी नोवेलिस के जो मार्जिन्स के कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है, और वैसे भी जो एल्यूमिनियम की कीमतें भी गिरी हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसको भी शेयर डिस्काउंट कर चुका है। तो अब उनका मानना है कि इन लेवल्स पे शेयर अट्रैक्टिव है। 309 के टारगेट प्राइस है, 309 का टारगेट, अभी शेयर चल रहा है 200 पे, यानी कि 109 रुपये ऊपर का टारगेट है, और एक पुल बैक का भी अच्छा कैंडिडेट बनता है। संदीप शुक्रिया ये जानकारी हमको देने के लिए, लेकिन अब जरा टेक्निकल चार्ट भी चेक करवा लेते हैं। राजेश, जरा हिंडाल्को पे आपका व्यू चाहिए हमको। ये 200 पे खड़ा है, 309 का टारगेट है। आज बाजार के पास पुल बैक का रीजन है, आज इस शेयर पे दाव लगाएं क्या? थोड़ा सा डाउट है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में पुल बैक आता है तो उसमें प्रेशर आएगा, और वो हम देख भी रहे। इन पर्टिकुलर मुझे हिंडाल्को में जो मेरा टारगेट है दैट इज 180-82 ऑड लेवल। सो आज अगर पुल बैक भी आता है तो अगर फॉर टेक्निकली मैं ये कहूँगा 212 के ऊपर अगर हिंडाल्को जाएगा तो फिर इसमें जो है ये शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सटेंड हो जाएगी कि जो एक प्ले करना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये 10 रुपए 12 रुपए के लिए अगर कोई प्ले करने को जाएगा तो यहाँ पे अगर प्रेशर बिल्ड होगा मेटल सेक्टर में तो फिर से हिंडाल्को में फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर जो है मेरे फिलहाल के लिए अवॉइड सेक्टर में है, उसमें कॉन्ट्रा प्ले में फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, आज सिगरेट स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ITC तो चलिए वैसे भी रहता ही है रडार पर, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी जो भी हैं VST इंडस्ट्रीज टाइप सभी स्टॉक्स पर नज़र रखनी पड़ेगी, और वो इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन आ गया है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब और ख़तरनाक वार्निंग आएगी जो सिगरेट के पैकेट्स हैं उस पर, और उसमें लिखा होगा कि जो टबैको है वो आपकी जीवन के लिए दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। इससे कैंसर तो होता ही है, और साथ ही आपको टोल फ्री नंबर भी देना होगा जहां पर आप अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके उनसे सहायता ले सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरी वार्निंग होगी ये पूरे पैक के 85% हिस्से में होगी और वो लाल बैकग्राउंड में होगी, मतलब कोई भी कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है
कि अब उसके बाद भी अगर कोई पीता है तो बात अलग है, लेकिन आज एक सेंटिमेंटल नहीं, इम्पैक्ट सिगरेट लेने वालों का ना तरीका बहुत आसान है। जैसे डिब्बी होती है ना, तो उसमें क्या हो, जो 85% वाला हिस्सा ना उसको ऐसे रख लेते हैं, ऐसे पकड़ के 15% वाले हिस्से जहाँ उसका नाम लिखा होता है वहां से देख के लेते हैं, ताकि 50% वाले से दिखे ही नहीं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कुछ एक कंपनी ने तो ये अपील करी थी कि हम इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग छाप देंगे तो हमारा नाम कहाँ छापेंगे, हमें हमारी ब्रांड भी तो छापनी होती है। खैर हो सकता है सेंटिमेंटल, लेकिन ये टोल फ्री नंबर हमेशा खाली रह सकता है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा बिजी रहता है, हमको टोल फ्री नंबर पे हम फोन करते हैं वो मिलता नहीं है। नहीं, ये टोल फ्री नंबर फ्री नहीं, रहेगा, मेरे को लग रहा है। ऐसा नहीं है। इसमें ना बहुत से लोग बहुत कोशिश करते भी हैं और कई बार करते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं। ये आप अपने एग्जांपल तो नहीं बता रहे? नहीं, मैं मेरा एग्जांपल नहीं बता रहा, लेकिन हमारे आसपास बहुत एग्जांपल हैं हमारे, तो चलिए अच्छी बात है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन राजेश, ये जो टबैको स्टॉक्स है ना, आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रह सकता है इस पर। देखिए मीर इन पर्टिकुलर मेरा जो फेवरेट है वो आईटीसी है, बहुत दिन से रडार पे है। हम देखते हैं आईटीसी में 250 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं होता है। उसका रीज़न है, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखो तो वहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था 250 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि आईटीसी 250 इमीडिएटली वायलेट करेगा। कल का इसका क्लोज 258 के आसपास है। अगर आप इसको टेक्निकली देखो तो इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और जो कि लगभग एक्सपायरी के आजू बाजू में आया था, गैप डाउन होकर पूरा कवर हुआ था। तो मुझे लगता है कि आईटीसी जब तक 250 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक बायस पॉजिटिव रखे। इसका इमीडिएट टारगेट जो रहेगा, अगर आज मोमेंटम देता है आईटीसी तो 266 का इसका टारगेट रहेगा, विच इज नथिंग बट इट्स 200 डीएमएल लेवल। 266 ऊपर के लेवल पे अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर मिहिर मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी रैली आएगी और फिर भी 285 से लेकर 290 तक के टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होंगे। ठीक है, एक दो शेयर और भी हैं जहाँ पे न्यूज़ थोड़ा अच्छा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। एक तो इसमें वैसे एक छोटी कंपनी है A2Z इंफ्रा, ये राजेश आपको देखनी होगी टेक्निकल चार्ट पे। खबर अच्छी है, मैं बता देता हूँ। 11.5 करोड़ रुपए का एक लोन था जिसको वन टाइम के तौर पर सेटलमेंट कर रहे हैं HSBC बैंक के साथ। तो इस तरह का जब वन टाइम सेटलमेंट होता है ना तो उसके बाद रिएक्शन आता है। ये जरा A2Z इंफ्रा पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। 27-28 रुपये का शेयर है ये, आज कितना चल सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका आज? देखिए डिम्पी, मुझे लगता है अगर न्यूज़ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग होगी। 29.50 ये इसका पहला पड़ाव था। अगर इसके ऊपर चलता है तो मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट रहेगा 35 का, और मैक्स इट कैन गो अप टू 36। ठीक है, वैसे जो रिपोर्ट्स आई ना उसमें एक रिपोर्ट और भी थी, संदीप से हम पूछना भूल गए, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को लेकर, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा से ही आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को कवर भी करते रहे हैं। अब इस पे रिपोर्ट ये आ रही है कि 1482 रुपये तक का टारगेट है। क्षमता विस्तार एक बड़ा रीज़न बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर कि ये रीजनिंग होगी जिसकी वजह से शेयर चल जाएगा। 1200 का शेयर है, आपकी राय? आपने तो पहले ट्रैक भी किया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को। जी बिल्कुल डिम्पी, हमने ट्रैक किया है। 1450 का जो हमारा टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। तो हम मानते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्री डेफिनेटली पॉजिटिव है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और पीवीसी पाइप्स में दे आर वन ऑफ द लीडर्स। तो जिस हिसाब से एग्री का स्पेस चल रहा है, रूरल थीम चल रही है, ओवरऑल सुप्रीम इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव रह सकता है आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। तो सुप्रीम इंडस्ट्री पे हम डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू रखते हैं अपना, और हम मानते हैं कि यहाँ पे निवेशक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, इस बीच कल के मार्केट की रिदम तो खैर ख़राब थी, लेकिन आज शायद ओपनिंग में ही हमको थोड़ा पुल बैक के साइन देखने को मिल जाए, क्योंकि SGX निफ्टी अभी भी करीब 1.5% ऊपर है। इसलिए पुल बैक के ही सौदे देखने होंगे आज हमको कि कहाँ पे पुल बैक आ सकता है। एक बार जरा वेदांता और टाटा स्टील को भी आप दिखा सकते हैं। कल इनमें तेज़ गिरावट आई थी, ये 5 शेयर 4-5% तक टूट गए थे एक बार को। तो अब इन दोनों में से किसी एक में पुल बैक की उम्मीद समझें आज, टाटा स्टील पे या वेदांता पे? देखिए मुझे इन पर्टिकुलर टाटा स्टील अच्छा लगता है अगर पुल बैक खेलना है तो। द रीजन इज इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 557 के आसपास। सो स्टॉप लॉस रहेगा 555 का। इसका पुल बैक का जो टारगेट है मैक्स इट कैन गो अप टू 580-82 ऑड लेवल। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो खैर ये तो वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं आज के लिए, और संकेत हैं। अब हमारे साथ आशीष कुकरेजा भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आप दूसरे आशीष को मिस करेंगे, अभी दूसरे आशीष है नहीं आपके साथ, अक्सर अभी आने वाले हैं। अभी आने वाले हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो लेकिन क्या कर रहे हैं आजकल मार्केट में? जी
अरे बाप रे, आपने क्या सवाल पूछ लिया मीर, क्या कर रहे हैं आजकल मार्केट में? अच्छा मतलब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं रीइटरेट करता हूँ मीर। देखिए कई लोगों को लगता है कि वॉलेटिलिटी अच्छी होती है ट्रेडर्स के लिए। मैं उस खेमे में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और ये साल जो है वो आपको उसके साथ जूझना पड़ेगा। अब ये देखिए ना, क्या है ये 100 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर। अभी कंसिडरिंग दैट यू नो हमारे जो खुद के फैक्टर्स हैं वो इन लेवल्स के विजा भी काफ़ी फेवरेबल है। नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रोथ के इंडिकेशंस ठीक ठाक है, मॉनसून का फैक्टर ठीक ठाक है, लेकिन ये मार्केट मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्ट है। बॉटम अप स्टोरीज बिना किसी सेक्टर के अटैच हुए, यू विल ऑलवेज फाइंड बॉटम अप स्टोरीज कमिंग इन दीज वॉलेटाइल टाइम्स। बट बहुत ज़्यादा हमें इस उतार चढ़ाव के साथ डील करना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है इस मार्केट में इस समय। आई थिंक इन लेवल्स पे अब बहुत सारे अट्रैक्टिव स्टॉक्स और स्टोरीज इमर्ज होंगी, बट वॉलेटिलिटी से आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा।